मैं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा प्रेमशिला होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र के एकेडमिक सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में होम्योपैथी का क्या रोल है और उसकी मेडिसिन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को कहाँ तक ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को हम लोग कार्सिनोमा ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का जो पीक इंसिडेंस होता है उसका एज ग्रुप 55 टू 69 ईयर्स हम लोग मानते हैं। अगर हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यही है कि अनसुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एचआरटी। एचआरटी का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यदि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी अनट्रेंड से हुआ या किसी अच्छे फिजिशियन के, अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं हुआ तो भी एक इसका बहुत ही मुख्य कारण है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर फीमेल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाती है, यानी कि उसके सेल में ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये डीओबी के रूप में अपना सिम्टम प्रोड्यूस करता है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डीओबी का मतलब, अगर ये बीमारी आपके फैमिली में हो तो ये बीमारी आप में जनरेशन टू जनरेशन जा सकती है। और डाइटिक प्रॉब्लम भी होती है, डाइट की वजह से भी इसमें दिक्कत आती है। एक मेडिसिन है जिसे हम लोग कहते हैं टैमॉक्सिफेन। टैमॉक्सिफेन मेडिसिन लेने की वजह से भी जो होती है, ये टैमॉक्सिफेन स्पेशली जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का काम करता है। इसके अलावा जो कुछ जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इससे रिलेटेड भी केस होते हैं, लेकिन ये लगभग 30% केस ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से होते हैं। अगर कोई पेशेंट जो इनफर्टाइल हो और लो पैरिटी, इनफर्टाइल और लो पैरिटी के केस में एक प्रीडिस्पोजिंग होते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आता है। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तो ये दो प्रकार की होगी, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड में दो टाइप की होती है, जैसे नोड्यूल्स जो चिपका हुआ रहता है वो नोड्यूल्स हुआ, और पॉलिप जो लटक गया हो, यानी कि लोकलाइज्ड दो प्रकार का हुआ, नोडुलर और पॉलिप। दूसरा हुआ जनरलाइज्ड। ठीक, ऐसी ट्यूमर जो यूट्राइन मायोमेट्रियम स्टेज में बहुत दिनों तक रहते हैं, जो यूट्राइन मायोमेट्रियम में बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। और एडवांस कंडीशन में यही ग्रोथ क्या होता है, धीरे धीरे फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है, सर्विक्स में, वेजाइना में, लिम्फ नोड में, और इससे रिलेटेड डिस्टेंट साइड में भी ये पहुंच जाता है। अगर हिस्टोलॉजी के रूप में देखें, हिस्टोलॉजी इसकी क्या होगी, तो हिस्टोलॉजिकली इसे हम लोग कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। हिस्टोलॉजिकली इसको हम एडिनोकार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। अब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ग्रेडिंग जो होता है ये किस पे बेस होता है, डिफ्रेंशिएटेड ऑफ द सेल्स एंड इट इंडिकेट्स प्रोग्नोसिस। यानी कि जो ग्रेडिंग होती है ये सेल के डिफ्रेंशिएशन पे बेस होता है, और यही जो है प्रोग्नोसिस को इंडिकेट करता है कि कितना % तक हम रिकवरी करवा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी कि इनिशियल स्टेज जो होगा वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। दूसरा, कुछ पेशेंटों में ये आपको मीनोरेजिया
मेनोरेजिया मिलेगा आपको। और मेनोरेजिया स्पेशली किस एज ग्रुप में होता है? पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में। जो मेनोरेजिया होगा स्पेशली पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया भी पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में देखने को मिलता है, या मेट्रोमेनोरेजिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ये एक प्रकार की साइन है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है एक रिलायबल साइन होता है जो ये इंडिकेट करता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। अगर हम इसके कॉजेशन की बात करें, इटियोलॉजी की बात करें, तो नंबर 1 अनसुपरविजन EHRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा पॉइंट फैमिली हिस्ट्री। तीसरा पॉइंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जो सर्विक्स होगा, ये सर्विक्स पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल दिखता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल दिखता है। लेकिन अगर लेट स्टेज की बात करें, वहाँ तो हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहला एग्जामिनेशन करेंगे पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन में हम लोग पाते हैं कि जो यूट्रस है वो आपको बल्कि यूट्रस दिखाई देगा। इट लीड्स द रीजन इन वेजाइनल, और यह धीरे धीरे क्या करेगा, वेजाइना की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके बाद मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेसिस सर्विक्स वेजाइना में मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, यूट्रस में। यूट्रस में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो यूट्रस में इन्फेक्शन होता है इसे हम लोग पायोमेट्रा के नाम से भी जानते हैं, या फाइब्रॉयड, यानी कि हम कह सकते हैं कि पायोमेट्रा और फाइब्रॉयड। ठीक। और इन्वेस्टिगेशन करने में सब हम हेल्प लेते हैं ESG अल्ट्रासोनोग्राफी का। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमको क्या मिलता है? अल्ट्रासोनोग्राफी से हमको मिलेगा थिकनिंग एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, जो कि अगर हम लोग इल्डर पेशेंट में देखें तो थिकनिंग मिलेगी। इल्डर पेशेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो जो एंडोमेट्रियम होगा वो थिक देखने को मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट पॉली हैंगिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हैंगिंग, पॉली हैंगिंग एंडोमेट्रियम देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग पेरीमेनोपॉजल की बात करें, पेरीमेनोपॉजल एंडोमेट्रियम की बात करें, तो जो पेरीमेनोपॉजल एंडोमेट्रियम होगा वो लगभग 6 से 7 मिलीमीटर थिकनेस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पेरीमेनोपॉजल पेशेंट की बात करें, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है वो एंडोमेट्रियम लेस देन 4 मिलीमीटर, यानी कि अगर 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए मेनोपॉजल स्टेज के पेशेंट के 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक। और हमको क्या देखने को मिलेगा अल्ट्रासोनोग्राफी में, जो मायोमेट्रियम होगा वो ब्लॉकेज होगा, यानी कि मायोमेट्रियम ब्लॉक हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक बायोप्सी, यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा, इन्फेक्शन। दूसरे में क्या देखा, अल्ट्रासोनोग्राफी। और तीसरा एंडोमेट्रियल बायोस्कोपी, यानी कि हिस्टोस्कोपी, ये क्या गाइड करता है, या फिर एंडोमेट्रियम बायोप्सी, ये हम लोग करा के देख लेते हैं। इसके बाद सिटी स्कैन है, MRI है, या फिर एक्सरे लंग या एक्सरे बोन, ये भी कराते हैं, जिससे हमको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में मदद मिलती है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले नेचुरल कार्सिनोमा। दूसरा पॉइंट सेनाइल एंडोमेट्राइटिस। तीसरा पॉइंट ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। फोर्थ पॉइंट एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब हम स्टेज के हिसाब से इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो ही गया है, हमको इन्वेस्टिगेशन में मिल रहा है, पूरी तरीके से रिपोर्ट में आ गया है, तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट करने की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं
सबसे पहले हमको रूटीन स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और रूटीन स्क्रीनिंग जो मेन कॉज है, जैसे एच आर टी का रूटीन स्क्रीनिंग आपको करना होगा। और दूसरी बात, हमने एक मेडिसिन की बात की थी, टैमॉक्सिफेन, इसकी भी रूटीन एग्जामिनेशन करना होगा। तीसरा पॉइंट, पोस्ट मेनोपॉजल डिजीज होते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज की जो बीमारियां हैं, उसकी भी रूटीन एग्जामिनेशन आपको करना होगा। स्क्रीनिंग में जनरली हम लोग यूएसजी और बायोप्सी से कंफर्म करते हैं। अब हम स्टेज की बात करते हैं। स्टेज के बेस पे हम लोग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। अगर स्टेज 1 की जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। एक कार्सिनोमा जो होगा, ये लिमिटेड टू बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि एक जो स्टेज 1 की कार्सिनोमा होगा, वो यूट्रस के अंदर ही रहेगा, उसी बॉडी में क्या होगा, लिमिट होगा, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। यानी कि जो कार्सिनोमा होगा वो एंडोमेट्रियम में लिमिट होगा, और जो हमको ट्यूमर देखने को मिलेगा, जो ट्यूमर इन्वॉल्व होगा, वो क्या होगा, मायोमेट्रियम में आधा धसा हुआ होगा, या उससे कम ही धसा हुआ होगा। मायोमेट्रियम में जो भी ट्यूमर होगा, इनकेस ऑफ फर्स्ट स्टेज जो ट्यूमर बना, वो मायोमेट्रियम में हाफ लेस या हाफ इतना धसा हुआ आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, ट्यूमर जो होगा, हो सकता है, स्टेज 1 की ही बात कर रहे हैं, ट्यूमर हो सकता है कि आधे से ज़्यादा धसा हुआ भी मिल सकता है आपको मायोमेट्रियम के थिकनेस में, यानी कि ये स्टेज 1 की बात हुई। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। ट्यूमर जो होगा वो सर्विक्स को भी इन्वॉल्व कर देगा, लेकिन ये यूट्रस के बियॉन्ड नहीं जाता है। स्टेज 2 में जो हमारा ट्यूमर होगा, ये सर्विक्स को इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन ये यूट्रस के बियॉन्ड नहीं जाता है। इसमें इंडो सर्वाइकल ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टेज 2 में इंडो सर्वाइकल ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन केवल इंडो सर्वाइकल ग्लैंड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा पॉइंट, सर्वाइकल स्टोमल इन्वेजन, आपको सर्वाइकल स्टोमल इन्वेजन भी देखने को मिलेगा। अब स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 में क्या होगा, लोकल ऑब्लिक रीजनल स्प्रेड करने लगता है। जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा, लोकल ऑब्लिक और रीजनल क्या करने लगेगा, स्प्रेड करने लगता है। ट्यूमर क्या करेगा, ये सीरोसा को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और ये एडिनक्सा तक स्प्रेड कर जाता है। पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी, पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी और वेजाइनल मेटास्टेसिस भी शुरू हो जाती है। नोडल मेटास्टेसिस कहाँ तक हो जाती है, नोडल मेटास्टेसिस टू पेल्विक एंड अप टू पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, यानी कि जो नोडल मेटास्टेसिस हुई वो पेल्विक के से लेकर के कहाँ तक पहुँच जाती है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स तक पहुँच जाती है। अब हम स्टेज 4 की बात करते हैं। स्टेज 4 में क्या होगा, जो ट्यूमर होगा वो बहुत तरीके से वाइड स्प्रेड कर जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेगा, बॉवेल और म्यूकोसा को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो ट्यूमर होगा वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस करने लगता है, दूर दूर तक बढ़ने लगता है। इंट्रा एब्डोमिनल या फिर इनग्विनल लिम्फ नोड्स में भी इसका मेटास्टेसिस शुरू हो जाता है। हमने आपको बताया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। एक छोटी सी टॉपिक ये भी पूछी जाती है कभी कभी कि स्टेज 0 क्या होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में। तो स्टेज 0 वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है जिसमें एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया रिगार्डेड है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही केवल रिगार्ड हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 स्टेज कहते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम उसकी एज की बात करते हैं। जिस एज जरूर डिसाइड करते हैं, एज के बिहाफ पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन द एज। दूसरा पॉइंट, अगर एल्डर पेशेंट है
तो हिस्टेरेक्टोमी, और यदि यंग पेशेंट है तो कंजर्वेटिव होता है। हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी की 30 से 40 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन पर डे के हिसाब से हम लोग इसमें चलाते हैं। इसके बाद हम लोग अगर होम्योपैथी रेमेडी की बात करें कि होम्योपैथिक रेमेडी किस पावर में दी जाए, कितना दी जाए एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा में या फिर इस यूट्रस बॉडी कैंसर में, तो सबसे पहली मेडिसिन हम लोग पल्सेटिला यूज करते हैं। अगर पल्सेटिला एक बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है फाइब्रॉयड ट्यूमर की, स्पेशली ये यूट्राइन वाल के नियर जो फंडस होता है, ये फंडस एरिया में अगर फाइब्रॉयड है तो वहाँ पे पल्सेटिला बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है, बहुत ही अच्छी काम करती है। आपको इसका डोज हम बताते हैं आपको कितने पावर में आपको देना है, तो इसको 1000 पावर में आपको देना है। और करना क्या है, प्रत्येक महीने इसको रिपीट करना या तीसरे वीक में इसको रिपोर्ट करना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में यदि थिकनेस वाल फंडस के नज़दीक मिल जाए या फंडस में कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पे पल्सेटिला बहुत ही गजब का काम करती है। और इसका पावर 1000 पावर में हम लोग इसको देते हैं। 3rd वीक में देंगे या हर महीने इसको रिपीट करेंगे। बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है पल्सेटिला। दूसरा रेमेडी कैलकेरिया आयोड। अगर पल्सेटिला फेल हो जाती है किसी कारणवश, पल्सेटिला हमने दिया वह ट्रीट नहीं हुआ, ठीक नहीं होता है, तो फाइब्रॉयड ट्यूमर के लिए हम स्पेशली फाइब्रॉयड ट्यूमर की बात कर रहे हैं पल्स के केस में भी, और कैलकेरिया काली आयोड के केस में भी हम बात कर रहे हैं कि फाइब्रॉयड ट्यूमर की बात कर रहे हैं। अगर ओम्ब पूरी तरीके से पैक्ड हो गया हो फाइब्रॉयड की वजह से, तो वहाँ काली आयोड बहुत बेहतरीन काम करती है। ठीक। और तीसरा नंबर है क्रियोजोट। क्रियोजोट यूट्रस के किसी भाग में कोई भी कैंसर हो, यूट्रस के किसी भी भाग में कैंसर हो, वहाँ हम लोग क्रियोजोट को देते हैं। क्रियोजोट का एक साइन सिम्टम और भी आपको मिलेगा इन केस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में कि ब्लडी और फिटेड ऊजिंग आपको देखने को मिलेगा। और चौथी बहुत ही अच्छी रेमेडी है ऑरम आर्ट्स। ये कैंसर आप यूट्रस में देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम आप जो है इसको पूछ पाते हैं पेशेंट से, क्योंकि उस कंडीशन में जो सेक्सुअल डिजायरमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। यदि सेक्सुअल डिजायरमेंट कैंसर के केस में ज़्यादा नहीं होता है तो आरएम आर्ट्स रेमेडी अच्छे से काम नहीं करती है। 2 मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही रेगुलरली हम इसको अपने क्लिनिक में भी यूज करते हैं, अपने हॉस्पिटल में, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस करती है, जिसमें फ्रैक्शनस अमेरिकनस और वेरेट्रम एल्बम। इसका देने का तरीका क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। हम एक फाइब्रॉयड ट्यूमर के केस में देते हैं, जो फाइब्रॉयड ट्यूमर के केस में दे रहे हैं जब पेनफुल मेंसेस हो। फाइब्रॉयड ट्यूमर के केस में देंगे, लेकिन जब पेनफुल मेंसेस हो तो फ्रैक्शनस अमेरिकनस को दिया जाता है 10 ड्रॉप मदर टिंचर हम इसको देते हैं शाम को 10 ड्रॉप मदर टिंचर हम फ्रैक्शनस अमेरिकाना का देते हैं। और वेरेट्रम एल्बम 30 डायलूशन में प्रत्येक सुबह देते हैं। वेरेट्रम एल्बम 30 डायलूशन में सुबह देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। और अगली रेमेडी अगर हम फाइब्रॉयड ट्यूमर की बात करें, यूट्रस की फाइब्रॉयड ट्यूमर की बात करें, तो लेपिस एल्बस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसमें लेकिन इंटेंस बर्निंग, पेन, प्रोफ्यूज डेबिलिटेटिंग ब्लीडिंग, ये आपको अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम लेपिस एल्बस देते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रेमेडी की बात और हम करेंगे थैलेस्पी बर्सा की। थैलेस्पी बर्सा, ये अगर ब्लीडिंग होती जा रही तो हम लोग यहाँ पे थैलेस्पी बर्सा देते हैं। कैंसर ऑफ यूट्रस एकम्पनीड विद ब्लीडिंग, कैंसर ऑफ यूट्रस और ब्लीडिंग हो रहा हो तो वहाँ पे हम थैलेस्पी बर्सा मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।